नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। मैं हूं कमांडर संदीप तंवर। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने पड़ोसी देश नेपाल के बारे में, जहां पे पिछले दिनों इलेक्शंस हुए, रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स जो थे वो उसी दौर से गुजरे जो हम जिसके बारे में सोच रहे थे और जो अपेक्षा थी वहां से। क्योंकि पिछले साल सितंबर में वहां पे एक अपराइजिंग हुई जिसको जेन जी के नाम से जाना जाता है, और जिसमें वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे ओली, अराउंड आई थिंक 9 सितंबर को उन्होंने रिजाइन किया। और उसके पहले करीब 76 के आसपास जो थे यूथ और कुछ और लोग जो थे उनकी वहां पे मृत्यु हुई थी, क्योंकि दंगे फसाद हुए थे वहां पे। और उसके बाद ये एक नई सरकार आने के लिए उन्होंने अपेक्षा की। वहां की इंटरिम एक प्राइम मिनिस्टर बना दी गई, सुशीला कर्की करके। और उन्होंने जो है करीब लगभग 6 महीने तक वहां पे शासन किया और एक नया इलेक्शन कराया। ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि बहुत क्विकली इन्होंने कराया। क्योंकि अगर आप बांग्लादेश को देखें तो वहां पे ऑलमोस्ट 1.5 साल लगा दिया था मोहम्मद यूनुस ने, और उसके बाद इलेक्शंस कराए थे। तो अब वहां के जो काठमांडू के मेयर थे, बहुत ही यंग 35 साल के बालेंद्र शाह, और जिनकी पार्टी है राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी, वो जीत गई है। 182 उनको आउट ऑफ 275 सीट्स मिली है। और तो बेसिकली एक थंपिंग मेजोरिटी मिली है उनको। और आने वाली 27 तारीख को उनका वोट टेकिंग हो जाएगी, और उसके बाद वो वहां के प्राइम मिनिस्टर बनने तय। तो हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि इलेक्शंस वहां पे होते रहते हैं और बड़ी चीजें होती रहती हैं। लेकिन ये मेन इलेक्शन इसलिए था क्योंकि ये एक न्यू यूथ फोर्स के साथ ये इलेक्शन आया है। वहां पे एक यूथ काउंसिल भी है, जो कि इस प्राइम मिनिस्टर और इनकी जो पूरी कैबिनेट है इनके काम को देखेगी, समझेगी और उसके ऊपर नजर रखेगी। क्योंकि बहुत करप्शन था वहां पे, जॉब्स नहीं थे और बहुत तरह की परेशानियां चल रही थी। इनफैक्ट वो पूरा देश जो है बहुत उथल पुथल से गुजरा है पिछले कुछ दशकों में। पहले वहां पे माओवादी और उसके बाद बहुत हत्याएं हुई, फिर वो मेन स्ट्रीम में आ गए, वगैरह वगैरह। तो हमारे को आज देखना है कि ये जो नई सरकार आई, ये भारत के साथ कैसे चलेगी, भारत के साथ रिलेशनशिप कैसे होंगे आगे फ्यूचर में। क्योंकि नेबर्स हैं और हम अपने पड़ोसी को बदल नहीं सकते। और नेपाल के साथ भारत का हजारों साल का कल्चरल रिलेशनशिप रहा है। हमारा बहुत और तरीके का रिलेशनशिप रहा है। बॉर्डर्स ओपन रहे हैं, हम उधर से इधर, इधर से उधर आते जाते रहे हैं। लोग फ्रीली एक दूसरे के देश में काम करते रहे हैं। तो ये बहुत गहरा संबंध है। 63% जो है उनका जो इम्पोर्ट है वो भारत से ही होता है। भारत, क्योंकि नेपाल एक लैंड लॉक कंट्री है, तो भारत से उनको बहुत ज्यादा हेल्प चाहिए होती है अपनी दिनचर्या को चलाने के लिए। चाहे वो जितना भी डंका पीट लें कि चीन है और हम बैलेंस करके चलेंगे, लेकिन चीन और उनके बीच में जो रास्ते हैं वो बहुत दुर्गम है। दे आर वेरी डिफिकल्ट रूट्स, और मुश्किल से 4 रूट्स हैं जिसमें से अभी केवल एक ही खुला हुआ है। तो क्या है ये पूरा कार्यक्रम, और कहाँ लेके जा रहा है, क्या फ्यूचर क्या है इंडो नेपाल रिलेशनशिप का? तो इसके लिए बात करेंगे आज फिर से एक बार। भाग्यशाली हैं ब्रिगेडियर आशीष पोपली हमारे साथ हैं, और किसी भी इंट्रोडक्शन के वो मोहताज नहीं है। तो वेलकम आशीष, वेलकम टू इनसाइटफुल आपको संदीप। नॉलेज। तो पहले थोड़ा हिस्टोरिकल बता दीजिए हमें। कुछ संधियां हुई थी, कुछ पैक्ट्स हुए थे 1816 में, 1950 में। क्या थे वो पैक्ट्स और उसका इम्पैक्ट आज क्या ओके, हमेशा की तरह हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने हमारा पिछला नेपाल के ऊपर हमने एक जो कार्टोग्राफिक एक्सप्रेशन उन्होंने किया था अपने 100 के नोट पे, एक मैप नेपाल का बनाया था जो इंडिया की टेरिटरी को इंक्लूड कर गया था। ये हमने कुछ है? महीने पहले किया था। तो जो लोगों ने नहीं देखा है, आई थिंक वो देख लेंगे तो आज वाला भी कंटिन्यूटी में समझने में थोड़ी आसानी हो जाती जी है। नेवरदलेस थोड़ा हिस्टोरिकल उसमें चलते हैं और सिर्फ वो जो हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट है जिनका फॉलोआउट आज जो हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में बात करेंगे। जी जी। एक साल ले रहा हूं मैं 1814। 1814 से पहले ये किंगडम ऑफ नेपाल जो था, ये वेस्टर्न बाउंड्री सतलज रिवर थी और ईस्टर्न बाउंड्री तीस्ता रिवर थी। जो लोग इसको मैप में डालेंगे उनको समझ में आएगा कि दैट मीन्स जो आज का उत्तराखंड, जी पोर्शन ऑफ हिमाचल, और राइट साइड में देखें अपने मैप में तो आपका वेस्ट बंगाल का पोर्शन और सिक्किम का पोर्शन, और साउथ में देखें नेपाल के तो जो आज जिसको हम तेराई का इलाका कहते हैं, जो उत्तराखंड या यूपी या इवन नॉर्थ वेस्टर्न बिहार का है, ये जी एक जी। लार्जर नेपाल किंगडम था 1814 तक। अगर मैं शहरों के नाम लूं जो शायद हमारी हिस्ट्री बुक्स में कभी हमने नहीं पढ़ा,
तो देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल, रानीखेत इत्यादि इस किस्म के शहर ये नेपाल का हिस्सा थे 1814 तक। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता से पंजाब, अवध से होकर पंजाब की तरफ बढ़ रही थी और उनके राइट फ्लैंक पे, ईस्ट इंडिया कंपनी के राइट फ्लैंक पे किंगडम ऑफ नेपाल था। इनके साथ ब्रिटिश आर्मी की या ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत लड़ाइयां हुई जिसमें उन्होंने हार खाई है। तो यहाँ के जो इंडिजिनस पॉपुलेशन, जिनको हम गोरखा फाइटर्स कहते हैं, ये अच्छी तगड़ी आर्मी थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनसे बहुत बार मात खाई। लेकिन 1814 से 1816 में बड़ी लड़ाइयां हुई जिनको रिकॉर्डेड कर लिया गया। ऑब्वियसली जो ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ाई जीती हैं वो रिकॉर्डेड है और जो हारी हैं उनका मेंशन कहीं होता नहीं है। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम की बातें हैं जब इन्होंने एंग्लो नेपलीज वॉर लड़ी 1814 से 1816, जिसमें इन्होंने नेपाल को हराया और वहां से कहानी थोड़ी शिफ्ट हुई। 3-4 चीजें मोटी उसमें करी इन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। उन्होंने पूरे नेपाल को कैप्चर नहीं किया बिकॉज वो अपना फ्लैंक सिक्योर रखना चाहते थे तिब्बत और चाइना की तरफ से। वो पहाड़ों में उलझना नहीं चाहते थे। दे वर फोकसिंग ऑन द प्लेन्स ऑफ पंजाब, दिल्ली एंड ऑनवर्ड्स टुवर्ड्स प्रेजेंट डे पाकिस्तान। उन्होंने ये लड़ाई जीतने के बाद 1816 की जो ट्रीटी हुई उसमें उन्होंने, उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ सुगौली। सुगौली एक जगह है आज भी बिहार में, नॉर्थ वेस्ट बिहार, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ती है सुगौली। तो वहां पर 4 मार्च 1816 को ट्रीटी हुई। उसमें 3-4 चीजें मोटी हैं वो मैं बता देता हूं। पहली चीज उन्होंने कहा कि आपकी 1/3 तकरीबन टेरिटरी वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गई। वेस्टर्न बाउंड्री में सतलज की जगह बना दिया काली रिवर को बाउंड्री और ईस्टर्न में तीस्ता की जगह कर दिया मेची रिवर जो आज भी है। नीचे तराई का एरिया भी उन्होंने थोड़ा उनका शॉर्टन कर दिया और जो हल्द्वानी इत्यादि ये वाले हैं ये सब इंडिया के पास आ गए और उनको अंदर पुश बैक कर दिया। सो एक था टेरिटोरियल उनका 1/3 रिड्यूस किया। सेकंड, उन्होंने अपना एक रेजिडेंट काठमांडू में रख दिया जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करता रहा और वो चलती रही कहानी उनकी कि हम नजर रखेंगे आपके ऊपर। थर्ड, उन्होंने उनको गिव एंड टेक में एक गिव किया कि आपके जो फाइटर्स हैं, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी को चाहिए थे आदमी उस टाइम पे लड़ने के लिए, उन्होंने देखा था कि हाँ गुरखा फाइटर्स हैं, तो उन्होंने कहा हम आपके लोगों को एम्प्लॉय करेंगे एज रेगुलर सोल्जर्स इन द ब्रिटिश आर्मी। ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी की बात कर रहा हूं तब। उसके बाद इंडिया आजाद हुआ 1947 में, तो एक ट्राईपार्टाइट 3 पार्टियों की एग्रीमेंट फिर हुआ जिसमें ब्रिटेन, इंडिया और नेपाल थे। ये हुआ नवंबर 1947 में और इसमें उन्हीं चीजों को थोड़ा सा आगे कर दिया कि अब इन्होंने फिक्स किया, क्योंकि तब उनके पास रेजिमेंट्स थी, गुरखा रेजिमेंट्स, तो कुछ ब्रिटिश आर्मी में चली गई और कुछ वो इंडिया में छोड़ गए। टोटल 10 रेजिमेंट हुआ करती थी गुरखा राइफल्स की, जिसमें 6 इंडिया में रखी गई और 4 ब्रिटिश आर्मी में लेकर के चले गए। अच्छा, अब ये जो रेजिडेंसी थी जो तब तक 1947 तक ब्रिटेन रख रहा था, ये इंडिया को ऑफर हुई थी, जो शायद उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, टेकिंग द थिंग कि ये एक इंडिपेंडेंट नेशन के अंदर इंटरफेरेंस होगी। सो हमारी रेजिडेंसी वाला क्लॉज वहां से हट गया। 3 साल और आगे जाता हूं, एक और पैक्ट हुआ 1950 में जो आज तक चल रहा है, वो है ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। इसमें 10 आर्टिकल हैं और मोटे तौर पे ये एक दुनिया की बड़ी अलग सी एक ट्रीटी है जिसमें 2 सॉवरेन नेशंस की जो बाउंड्री है वो एक पोरस बाउंड्री रखी गई है, कोई फेंसिंग नहीं है। और इसके आगे जो उसमें ट्रीटी में लिखा हुआ है वो ये कि एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में जाकर के अपना बिजनेस, सर्विस, लैंड एक्विजिशन, आप लैंड खरीद सकते हो, मतलब नेपालीज आदमी इंडिया में आके जमीन खरीद सकता है, या लाइकवाइज इंडियंस, मारवाड़ी बहुत सारे हैं हमारे जिन्होंने वहां पर बॉर्डर एरियाज में दुकानें या बिजनेस वगैरह जो चल रहे हैं उधर। सो एक पोरस बॉर्डर रखा। इसमें एक और क्लॉज है बड़ा इंटरेस्टिंग, वो ये कि नेपाल अपना आर्म्स, एमिनिशन, हथियार इंडिया के थ्रू ले जा सकता है अगर वो किसी और से इंपोर्ट कर रहा है तो। वो बात अलग है कि उनके पास जो आर्म्स, एमिनिशन और वेपनरी जो है वो मोस्टली इंडियन ओरिजिन है, हमारे से ही जाती है, लेकिन अगर वो चाहें तो किसी और से ले सकते हैं और इसके ऊपर मैं आ गया हूं। एक और क्लॉज है उसमें कि कोई भी बात आपस की होगी जहां दोनों पार्टीज इन्वॉल्व हैं, तो म्यूचुअल इंफॉर्मेशन एंड कंसल्टेशन, यानी अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो वो शायद यूनिलेटरल नहीं हो सकता, कर्टसी डिमांड्स की अगले को आप आगाह करोगे कि इस तरीके की बात हम सोच रहे हैं, अगर वो उनसे कंसर्न है। तो इस तरीके की बातें हुई और ये 1950 का एग्रीमेंट रहा। एक मैं डेट आ रहा हूं, ये चलता रहा 1950 के बाद। आज हिस्ट्री में हम पीछे की तरफ मुड़ के देखें तो एक साल आता है 1989, जहां शायद पहली बार इंडिया ने एक कदम ऐसा उठाया जो जिसके रिपरकशन आज तक चल रहे हैं। राजीव गांधी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे और इस लैंडलॉक्ड कंट्री को हमने
सीज किस्म से एक कर दिया था, इनको ब्लॉकेड किया था फॉर अ पीरियड ऑफ 15 मंथ्स। ओ, 15 महीने के लिए इनको बिल्कुल कोई ट्रेड नहीं किया, कोई ट्रक नहीं किया, कोई आदमी ऊपर नीचे होने नहीं दिया। रीजन था, बहुत रीजन होंगे, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, उनका डिसीजन है, मैं उस पर कोई उंगली नहीं उठा रहा। वन ऑफ द रीजन वाज कि नेपाल ने चाइना से एंटी एयरक्राफ्ट गन्स खरीदी थी एंड सम अदर इक्विपमेंट ऑल्सो, जो शायद इंडिया ने बोला होगा कि ये मत लो या ना लो, कोई बातचीतें हुई होंगी, आई एम नॉट अवेयर। लेकिन शायद वो दे वेंट अहेड विद दैट परचेज एंड राजीव गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उस टाइम इसको ब्लॉकेड कर दिया और 15 महीने तक ये ब्लॉकेड रहा। कि उस समय पे बिफोर दिस ब्लॉकेड नेपाल की रेट ऑफ ग्रोथ, जीडीपी रेट वाज 9.7%, वेरी हाई, ओ, एंड इन 1 ईयर वो आ गई थी 1.5 पे। सो दे क्रैश्ड। ये जो इंसिडेंट है, ये एक घाव उनकी मेंटालिटी पे रहा। और अगर आप नोट करो तो 1990 ऑनवर्ड्स या 92 और जो भी गवर्नमेंट वहां पर आई है, वो कभी शायद एक प्राइम मिनिस्टर दोएबा के पीरियड को छोड़ दूं अगर मैं, जो ओवरटली दिखता था कि इंडिया फेवरिंग करती है, बाकी सब जी, एंटी इंडिया मोड में ही रहे हैं आज तक। जो ये अभी गवर्नमेंट जिसकी आपने अभी बात की, बलेंद्र शाह जो आए हैं, यूथ मूवमेंट हुआ है, ये भी कोई प्रो इंडिया प्लैंक पे नहीं है। नहीं, नहीं। तो अभी जो प्रेज़ेंट क्या सिचुएशन है, जैसे जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं, क्या कुछ चेंजेस आए हैं? वैसा ही है कि ऊपर-नीचे होता रहा है? Coming to Modi's time from 2014, he started two policies. One was that Act East policy for Myanmar और जी, 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 Southeast Asia के लिए. One was Neighborhood First policy. जी, कितना सक्सेसफुल है वो आप और मैं या बाकी पब्लिक जज कर सकती है हर एक इंडिविजुअल नेशन के साथ। बट एज फार एज नेपाल इज कंसर्न, यू सी द एफर्ट विच हैज बीन मेड। प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेपाल में पिछले 11 साल में 5 विजिट हुए हैं। जी, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल के जो भी उधर रहे हैं पिछले 11 साल में इंडिया में विजिट 10 हुए हैं। दैट मीन्स 15 विजिट्स। और अब मिनिस्टेरियल ले लीजिए तो बहुत सारे अनगिनत है उसमें। बहुत है। तो वो है, प्लस हमारा रिलीजियस के अलावा एथनिक लिंकेजेस हैं, कल्चर हमारे टेरिटोरियल लिंकेजेस हैं। प्लस वी शुड नॉट फॉरगेट कि जो गुरखस जो हमारे साथ, देखो आपके लोग, अगर हम कहते हैं कि हमारी इंडियन ट्रूप्स ने ब्रिटिश आर्मी के साथ सेकंड वर्ल्ड वॉर में लड़ाई लड़ी, फ्रांस में, इटली में, सूडान में जाकर के, तो एक हुँ, खून का रिश्ता सा बन जाता है कि हम लड़े हैं आपकी लड़ाइयों के लिए। अगर मैं यहां देखूं, नेपाल के लोग, हमारे पास 10 रेजिमेंट है भाई, मतलब 6 रेजिमेंट जो ब्रिटिश टाइम पे ली और एक 11 गुरखा राइफल हमने बाद में बनाई, 7 हुँ, रेजिमेंट, तकरीबन 40 के करीब हमारे पास इनकी बटालियंस हैं। और हर लड़ाई में एग्जेम्पलरी काम, मतलब कोई इनकी जो गाथाएं हैं गैलेंट्री अवार्ड्स की इत्यादि की, वो मतलब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है उसमें। सो जी, एक खून का रिश्ता भी एक किस्म से है। सो अच्छे लिंकेजेस रहे हैं। पर हाँ, हमारे उनके साथ जैगेड एजेस रहे हैं कुछ ना कुछ पिछले कुछ दिनों में। अ, उनको मैं अगर बता दूं तो वो जैसे बॉर्डर इशू हमने बात की, जो या 3 पॉइंट है, मैं वो नाम ले लेता हूं। काला पानी, लिपुलेख पास और लिम्पी धुरिया, ये एक ट्रायंगुलर एरिया है जी, वेस्टर्न नेपाल में, मतलब उत्तराखंड में, लेकिन वेस्टर्न नेपाल में उसको शो किया गया। एक बॉर्डर इशू हो गया, फिर उन्होंने कार्टोग्राफिक, उन्होंने अपने 100 रुपए के नोट में उसको दिखा दिया। फिर हेज बनता है लीनिंग टुवर्ड्स चाइना। चाइना का बीआरआई जी, प्रोजेक्ट है, चाहे आज की तारीख में उनके, आपने बताया सिर्फ 4 पॉइंट है, 4 एक्सेस पॉइंट है, जिसमें फंक्शनल 2 है सिर्फ उनके पास। वो भी एक होता है, वो बड़े लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। सो हाँ, जी, लिंकेजेस जी, नहीं है, देयर आर नो ट्रेन और देयर आर नो, बट यस, कंड्यूट है, बाय एयर है। पाकिस्तान की वहां पे आईएसआई की प्रेजेंस रही है, वी नो दैट। यूपी के अंदर जो और बिहार के अंदर जो आर्म्स एमिनेशन, ड्रग्स एंड फेक करेंसी इंडिया में आती थी। सो हैविंग नेपाल एंटी इंडिया इज नॉट एन ऑप्शन फॉर अस। वी शुड नॉट फील कि हमारे पास सारे लिवरेज हैं, हम आपको तंग कर सकते हैं, इसलिए आप हमारी बात मानो। नो, आई डोंट थिंक सो, वी शुड नॉट फॉलो दैट। देयर आर बिगर इश्यूज हियर। एक और जो ग्रज पॉइंट जो लेटली बना है, दैट इज ऑन द इंडियन आर्म फोर्सेस की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी बनी ऑन अग्निवीर, अग्निपथ जी। स्कीम। ये एक और, इसके बारे में आगे बात करते हैं। ये एक और ग्रज पॉइंट हमारा नेपाल के साथ बन गया है पिछले कुछ सालों में, 2022 से। अब जो बालेंद्र शाह जो आए हैं, ऐसे ही देखिए आपने भी बताया कि ये काफ़ी कुछ इस प्लैंक पे आए हैं कि नेपाल फर्स्ट, या ठीक है? उसके पहले चला था वहाँ पे हैशटैग इंडिया आउट, और मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा था, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था, रिंग ऑफ और कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन्स अराउंड इंडिया। वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था। उसके बाद मैंने लिखा था, जब यहाँ पे इस तरह की अपराइजिंग हुई थी, तो उस समय मैंने लिखा था कि दिस इज़ द फाइनल नेल इन द कॉफिन, यू कैन से, कि वो पहले आप अगर देखें तो श्रीलंका में सरकार चेंज हुई, फिर मालदीव्स में इंडिया आउट हैशटैग चला, या फिर बांग्लादेश में इंडिया आउट हैशटैग चला और वहाँ पे अपराइजिंग हुई और उसके बाद नेपाल।
तो एक पूरा रिंग बन जाता है इंडिया के आसपास, जहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स ही कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। और मेन मुद्दा, तो अब आप सोच सकते हैं कि दो शक्तियां हैं, एक तो है यूएसए, दूसरी है चीन। तो ये जो एक यूथ गवर्नमेंट जो आई है, बालेंद्र शाह जो आए हैं, क्या लगता है आपको? क्योंकि बहुत ज्यादा इजी होता है कि एक आप रेवोल्यूशनरी बन जाइए, ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है, उसके लिए आपको उपद्रव करना है, आपको रास्ते रोकने हैं। लेकिन जब आपको रूल करना है कंट्री, सो बिकम एडमिनिस्ट्रेटर, वो बहुत मुश्किल होता है एडमिनिस्ट्रेटर बनना, एक उपद्रवी को, एक जो रिवोल्ट करने वाला आदमी है उसके लिए, क्योंकि उसने हमेशा, तो इसलिए आप अगर भारत में भी देखेंगे तो प्रोफेशनल धरना देने वाले भारत में भी लोग हैं, जिन्होंने आज तक कोई ऑफिस नहीं होल्ड किया, जिन्होंने आज तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन में काम नहीं किया, क्योंकि वो इट इज नॉट इजी। आपको बहुत सारे लोगों को साथ लेके चलना होता है, उपद्रव करने के लिए और दंगे करने के लिए और धरना देने के लिए, तो बहुत हो जाता है। तो क्या देखते हैं, किस नजर से देखते हैं आप इस सरकार को, इस क्योंकि एक तो काफी इमेच्योर होंगे ये लोग, इनको एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा, जिस तरह से बांग्लादेश में बहुत स्मार्टली उन्होंने रिजेक्ट किया। वो जो कॉलेज स्टूडेंट्स थे, उन्होंने उनको रिजेक्ट किया, बीएनपी को लेके आए, क्योंकि उनको पता था कि इनके ऊपर कैसे हम विश्वास कर लें कि ये रन कर लेंगे कंट्री। तो यहाँ पे क्या होएगा? देखो, जो आपने बताया बिल्कुल ठीक बात बताई है। बालेंद्र शाह जो हैं, ये पुराने एक रैपर हैं। मैं आई एम नॉट डिनाउंसिंग समवन्स क्रेडिबिलिटी। कोई या हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर पुराने कोई बोलेगा कि यार चाय बेचते थे, कौन सी कोई हार्वर्ड की डिग्री लेके बैठे हैं। बट आई एम जस्ट ब्रिंगिंग आउट कि फ्रॉम ए रैपर of whatever age he is, young man, he became a mayor of Kathmandu. So एक जी कोई ऑफिस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने पकड़ा है, देन उन्होंने एक कैंपेन रन किया है, और एक जो मोमेंटम उनको यूथ का मिला, आई थिंक वो पुश कर गया उनको। आज अभी ही में बी टेकिंग ओवर ऑन 27th ऑफ मार्च एज द प्राइम जी मिनिस्टर। क्रेडेंशियल्स कोई बहुत बड़े नहीं है, बट यस, नाउ ही इज गोइंग टू होल्ड एक ऑफिस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर उनके या सिर पे जो एक वेट रहेगा, आई थिंक वो रहेगा जिस प्लैंक पे वो आए हैं। एक जी। इंपॉर्टेंट चीज है, जो वो सीट जीते हैं, उन्होंने हराया है केपी शर्मा ओली, जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे। तो ऐसा नहीं, लाइट वेट नहीं है हम्म। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को हराना। तो आई थिंक कुछ तो है। बट वो यूथ का शायद मोमेंटम उनको ले गया, और लोगों को वहां पर जो प्लैंक मिला वो मिला एंटी करप्शन, बिकॉज नेपाल में करप्शन बहुत जबरदस्त थी। जी गवर्नेंस के रिफॉर्म वो देखना चाह रहे थे, जो हो नहीं रहे थे। और हमेशा लेफ्ट और राइट वाली ऑल्टरनेट सरकारें आती रही हैं। कभी वो केपी शर्मा ओली 4 बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और इस तरीके से चलता रहा। जी तो यूथ पॉलिटिक्स, गवर्नेंस रिफॉर्म एंड एंटी करप्शन के जो 3 प्लैंक हैं, ये लेकर के आए हैं बुलंद शाह। नाउ अब उनके ऊपर और नीचे 2 बड़े देश हैं, जाइजेंटिक कंट्रीज हैं, चाइना और इंडिया। जी चाइना की तरफ अगर मैं छोटा सा बात करूं, हमने बात करी, उनके साथ लिंकेजेस नहीं है, कोई रोड सरफेस लिंकेजेस नहीं है, एक आधा ही जो फंक्शनल करता है सीजनल। अगर मैं ट्रेड देखूं तो इंडिया के साथ ट्रेड लास्ट ईयर रहा $8.7 बिलियन का। अब इसको मैं चाइना के, नेपाल चाइना ट्रेड को मैं काउंट करूं, तो खींच खांच के वो $300 मिलियन का। तो यू हैव टू कंपेयर 300 मिलियन वर्सेस 9 बिलियन। क्या या दिखाता है? ये दिखाता है कि एक ईज ऑफ एक्सेस की वजह से, अच्छे रिलेशंस की वजह से, ट्रेड रूट्स जी एस्टेब्लिश की वजह से, चीपर सामान आने की वजह से, प्लस आई एम श्योर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट्स और लोन्स एंड जी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कुछ प्रोडक्ट वगैरह बहुत चल रहा है उधर। तो उनके लिए आसान है। दैट इज वाई ट्रेड में डिस्पैरिटी बहुत है। चाइना के साथ अभी वो हेजिंग नहीं कर सकता। हाँ, बुलंद शाह विल ट्राई टू यूज चाइना एज ए हेज अगेंस्ट इंडिया जी हाँ, टू गेन जी जी समथिंग एल्स, टू गेन समथिंग। या जी आप जी, नहीं वो मानते हो पहले भी तो करते रहे, पहले भी इनके लीडर्स करते रहे या ऐसा। सो, बट दैट इज अ फेयर थिंग। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होऊंगा तो मैं भी यही करूंगा। आई ट्राई प्ले समथिंग टू गेट द मैक्सिमम फॉर माय या कंट्री, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट ऑप्शंस नहीं है उनके पास, इंडिया के अलावा ऑप्शन नहीं है। बट आई वुड पुट इट दिस वे कि इंस्टेड कि आप एक बड़े भाई की तरह या फादर फिगर की तरह ज्यादा मत बनो, और आई थिंक उनको साथ लेके चलो, तो हमारे को भी एडवांटेज है, रादर देन हैविंग पाकिस्तान एंड आईएसआईज और सीआईए या चाइनीज मलिंग अराउंड इन काठमांडू, और हमारे को एक और हेडेक यहाँ कभी शुरू हो जाए। तो जो जी जी चल रहा है, इतनी अच्छी रिलेशनशिप जो आपने 1816 से लेकर अभी तक चला दी है, प्लस द बिगेस्ट पॉइंट ऑफ हैविंग देयर ट्रूप्स, बहुत इंपैक्ट होता है। वो आदमी जी साल में 2-60 दिन छुट्टी काटने जाता है वापस जी अपने विलेजेस में। फिगर्स में बताऊं, द सैलरी component of Gurkha Regiment troops of Nepal is about 600 crore rupees per year. हम्म, The pension amount is half of that, about 300 crore. तो 1 बिलियन रुपीस की आप बात कर रहे हो, 1000 करोड़ की बात कर रहे हो आप। ये उनकी जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा है। कोई फिगर मेरे को मिली 2.5-3%, हम्म, एक्चुअलिटी नहीं पता है। बट 1000 करोड़ रुपया
इंडियन मनी वहां यूज हो रहा है। वो बंदे आपके काउंटर इंसर्जेंसी, आपकी वॉर्स में लड़ रहे हैं। सो एक वी कैन नॉट टेक नेपाल ऑन द सेम प्लैंक एज से बांग्लादेश और जी, श्रीलंका। बिल्कुल। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस जस्ट बिकॉज ऑफ मैं वो मिलिट्री वाला एंगल यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, और ये नया नहीं है, ये बहुत पुराना तो है। इनके आप लिए बात कर रहे हैं तो इसी पे या कंटिन्यू नहीं करते, ये बता दीजिए कि जो अग्निपथ अग्निवीर वाला जो कंट्रोवर्सी है, क्या है वो उसमें? क्या करंट स्टेटस क्या है, आगे का कुछ विजन है? या ओके, सो पहले तो ये अग्निपथ स्कीम क्या है। ये जी। 2022 जून में इंडिया ने लॉन्च की, और बहुत लोगों की धारणा है कि ये गवर्नमेंट ने सिर पे थोप दी है। ऐसा नहीं है, कोई भी डिसीजन इतनी जल्दी नहीं होता। ये स्कीम इन सम फॉर्म वाज ऑलवेज डिमांडेड बाय द इंडियन आर्मी, एटलीस्ट नेवी एयरफोर्स का हम्म। मुझे नहीं पता किसी फॉर्म में। क्यों? क्योंकि एक थॉट थी कि इंडिया की जो आर्मी है उसकी जो मीन एज सर्विंग जवान की पड़ रही थी वो 32 से 33 साल थी। वेर जो मॉडर्न आर्मीज हैं या वेस्टर्न आर्मीज हैं या इवन चाइनीज को मैं देखूं, दे आर इन द मिड 20s। हम हम्म। 32-33 साल वाले की मीन लेकर के चल रहे हैं। सो एक डिमांड थी कि हमें यूथफुल आर्मी चाहिए। दैट वाज नंबर जी। वन। नंबर टू वाज एक ग्रोइंग डिजायर कि हमारा जो डिफेंस बजट होता है, जो 2.5 पौने 3% ऑफ जीडीपी आप हर साल रखते हो, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाता है। रेवेन्यू में सैलरीज, मेडिकल एक्सेट्रा ये वो और पेंशन। जी। सो जब आप इसको जोड़ते हो कि यार मेरे को कैपिटल एक्विजिशन के लिए मेरे को पैसा ज्यादा रखना है, तो आप रेवेन्यू कहीं ना कहीं कम करना चाहते हो। अब यू वांट टू बिकम ए लीनर काइंड ऑफ ए फोर्स। आप आदमी हम्म। रिड्यूस कर सकते हो, आप कुछ और कर सकते हो। सो 50 चीजें करने में एक आइडिया ये भी था कि आप यूथफुल आर्मी करो। तो यूथफुल करने के लिए क्या आइडिया ले सकते हो? सो एक ये अग्निपथ वाज इन दैट डायरेक्शन कि हम यंग लड़के लेते हैं, 4 साल के लिए इनको रखेंगे, बेसिक ट्रेनिंग हो जाएगी उसकी, सम एडवांस ट्रेनिंग हो जाएगी। 4 साल के बाद उसमें से 25% हम रिटेन करेंगे, और 75% को आप वापस सिविल स्ट्रीट में ले जाएंगे। उस 75% को जो आपने छोड़ा है उसमें से कुछ परसेंट आप गवर्नमेंट जॉब्स में, स्टेट गवर्नमेंट में, पैरामिलिट्री फोर्सेस एब्जॉर्ब। इत्यादि में। ये एक आइडिया था कि हाउ वो परसेंटेजेस डिसाइड हो सकती हैं। हाँ, इसके अंदर बहुत सारी त्रुटियां निकाल सकते हैं जो हमारे सीनियर ऑफिसर हैं, जो अफेक्टेड पार्टीज हैं, रेजिमेंट्स हैं, कि ये कैसे हो गया, ये तो 2 टियर हो जाएगा। नॉन अग्निवीर एंड अग्निवीर वालों का क्लास डिफरेंशिएशन हो गई, इनकी हम्म। ट्रेनिंग अलग होगी, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। देयर आर 50 थिंग्स एंड देयर इज मेरिट इन ऑल दीज थॉट्स। मैं नहीं कह रहा कि ये बेवकूफी की बात है। जब ये लॉन्च हुई तो ये पूरे इंडियन आर्मी, वैसे तो आर्म फोर्सेस, लेकिन मैं अभी आर्मी की बात कर रहा हूं क्योंकि नेपाल से लिंक करने वाला हूं। पूरी आर्मी के लिए यही एक बेसिस बना जून 2022 से। जैसे ही ये लॉन्च हुआ, नेपाल को ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं थी, बिकॉज उनके अबाउट 20-25 हजार ट्रूप्स, उनका स्टेचर, उनके विलेजेस में उनकी सैलरीज जो मैंने बताई, उनकी पेंशन्स, उसके पास, उस देश के पास ज्यादा कुछ और कोई इंडस्ट्रियल वो बैकग्राउंड नहीं है कि जहां पर एम्प्लॉय हो जाए। सो दिस वाज अ ह्यूज स्टोरी टू टेल एट हम्म। होम कि मैं इंडियन आर्मी में तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन में काम कर रहा हूं, टाइप इंडियन आर्मी का सोल्जर हूं मैं। द मोमेंट यू टेक दिस अग्निपथ स्कीम, तो उसमें से उनके भी 25% रुकेंगे और बाकी 75% वापस जाएंगे, जो 4 साल के लिए ट्रेंड होंगे वेपनरी में। जी। सो अब चाहे इसको आप एडवांटेज लो या एक डिसएडवांटेज, नेपाल ने इसको एक डिसएडवांटेज लिया कि हम इन 75% का करेंगे क्या, और ये तो ट्रेंड है, हम्म। वेपन्स में ट्रेंड है, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट का कोई जरिया नहीं है। ये वेवर्ड हो जाएंगे एंड इंडिया विल बी द फाइनल लूजर, नेपाल विल बी ए लूजर, कि ये इंसर्जेंसी इत्यादि या कहीं और मर्सनरी फोर्सेस वगैरह में चले जाएंगे। दैट वाज वन। सेकंड वाज, नेपाल के अपने जो यूथ हैं जो गोरखा रेजिमेंट में जाते हैं, वो 2 देशों में जाते हैं। मैंने पहले बताया 4 रेजिमेंट ब्रिटिश आर्मी में भी हैं। नाउ इमेजिन, मैं लड़का हूं 18 साल का, मैं रिक्रूट हुआ अगर इंडियन आर्मी में, तो मेरे चांस है 25% वहां रिटेन होने के, नहीं तो हम्म। 3/4 तो मैं वापस आ जाऊंगा। वेरएज मेरा भाई वो ब्रिटिश आर्मी की गोरखा रेजिमेंट में गया, वो तो परमानेंट है, पेंशन भी है, मेरी पेंशन भी अभी क्वेश्चन मार्क में लगा दी। सो इट बिकेम ए ह्यूज इशू फॉर नेपाल कि ये तो हमारे लिए तो डबल वाली कहानी हो गई है। ब्रिटिश में जाएगा तो उसको पेंशन मिलेगी, जो इंडियन आर्मी में जाएगा तो इंडियन आर्मी की वैल्यू डाउन हो गई स्ट्रेट अवे। सो दे रिफ्यूज, एंड दिस बिकेम ए ग्रज पॉइंट फॉर द सिटिंग गवर्नमेंट एट दैट टाइम, जिसके ऊपर बहुत हमारी बातचीतें हुई होंगी आई एम श्योर। लेकिन ये इंडियन आर्मी ने इस चीज को, या इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज को फाइनलाइज रखा है कि हम तो 25% रिटेंशन पे ही रखेंगे, उससे ज्यादा हम बढ़ नहीं रहे। तो ये एक फ्रिक्शन पॉइंट नेपाल के साथ, अदर देन कार्टोग्राफिक एटसेट्रा, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट बना हुआ तो इस पे कुछ रिव्यू है। होने के चांसेस हैं, कुछ नई सोच आगे कुछ हो रहा है? आई वुड पुट इट दिस वे, अगर कुछ हो रहा है तो मैं उसके बारे में मेरे को कोई नॉलेज नहीं है,
पर मैं जी, अपनी उसमें बता रहा हूँ कि हाँ, अगर 25% पे आप इंडियन आर्मी में भी रख रहे हो, जिसके ऊपर ऑलरेडी बहुत डिबेट हो चुकी है इस चीज के ऊपर, हुँ, तो धीरे धीरे आप लॉन्ग टर्म में देखोगे कि आपकी अपनी आर्मी में तकरीबन 55% की एक फिगर देते हैं वो, कि 55% हर यूनिट में अग्निवीर वाला स्टॉक होगा और बैलेंस सब, तो एक मेजोरिटी आपके पास इंडियन आर्मी में वो लोग होंगे, इवन नेवी एयरफोर्स में भी, जो हुँ, अग्निवीर वाले स्ट्राटा से आए हैं। देयर इज ओके, नथिंग रॉन्ग इन दैट। उनकी कोई मोटिवेशनल ट्रेनिंग, कमांड कंट्रोल एक्सेट्रा में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। इनफैक्ट दे हैव बीन फाउंड कि काफी मोटिवेटेड हैं, जो अभी तक, अब तो 4 साल होने वाले हैं इस चीज को। तो कॉम्पिटिटिव हैं, तगड़े हैं, वैसे ही हैं जैसे वैसे दूसरे वाले हैं, कोई फर्क नहीं। सो अगर 55% अग्निवीर का रह जाएगा, आई थिंक देयर इज अ नीड। आर वी प्लानिंग टू फाइट वॉर्स? आफ्टर ऑल डिफेंस फोर्सेस लड़ाई के लिए ही है। जी, आर वी प्लानिंग टू फाइट वॉर्स विद मेजोरिटी ऑफ अग्निवीर देन द ट्रेडिशनल वन? दिस इज द ओनली क्वेश्चन टू माई माइंड। कहीं ना कहीं हमारे को ये 25% रिटेंशन को एक पॉपुलिस्ट व्यू लेते हुए, also keeping the Nepal issue in mind, government of India should be looking at increasing it hypothetically. एक बार डिफेंस मिनिस्टर ने, श्री राजनाथ सिंह जी ने 50% की बात कहीं की थी, शायद वो विचार में है गवर्नमेंट के। आई वुड से, एंड इफ आई वर टू स्पीक टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि यस 50 शुड बी द मिनिमम, इफ नॉट 55 और 60। ओके, इतना कौन सा आप रेवेन्यू बजट में क्या बचत हो रही है? और अगर मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन करूं तो अल्टीमेटली रेवेन्यू बजट में भी कोई खास फर्क नहीं आ रहा, क्योंकि वो अभी इनिशियल ईयर्स में आ जाएगा। आगे तो जी, मुझे कोई ऐसा, कोई मेरे को कोई मॉडल ऐसा दिखा नहीं कि जो बताए, क्योंकि अल्टीमेटली तो फिर आप सभी को दे रहे हो, जो जो रिटेन हो गए वो तो हाँ, लेंगे ही ना अपनी हाँ, पेंशन। उतने लोग तो होंगे ही होंगे। सी आपने नंबर ऑफ या पीपल तो सो कम इट नहीं इज किए ओनली हैं। फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड कि आप कुछ रेवेन्यू बजट बचा रहे हो, सो जी, दैट जी, आर्गुमेंट डजंट होल्ड टू मच ऑफ वाटर। सो आई वुड से दैट अगर आप 55 या 60% पे आप ले जाते हो, तो एक अग्निवीर एक काडर हो गया, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रख दी। प्लस जो लोग नॉन सूटेबल हैं, जो कमांडिंग ऑफिसर जिनको देख चुका है 4 साल, उनको अगर वीड आउट करना चाहते हो तो आप वीड आउट कर सकते हो। सो यू विल हैव ए यंगर आर्मी। आप मीन एज 32 से मे बी यू विल रीच 28, 29, 30, उतना आप अचीव कर लोगे। सम रेवेन्यू बजट फॉर सम पीरियड, यस, एंड रिटेन द बेटर लॉट। सो आपके पास एक ऑप्शन आ गई, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डाल दिया कि भाई अच्छा काम नहीं करेगा तो तेरे को हम, यू आर अमंग्स द 40% लेट्स से, हु विल बी हुँ, वीडेड आउट इंस्टेड ऑफ 75% अभी। ये वाला पॉइंट जो है, कि जो आप जिनको बाहर करते हो तो उनको कहां ले जाओगे? वन ऑप्शन इज पैरामिलिट्री फोर्सेस। व्हाई नॉट? पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनमें करो। जी, मैं इसमें नेपाल वालों को अगर लिंक करना चाहूं तो आई हैव हर्ड पीपल से कि उनको भी आप बीएसएफ और आईटीबीपी में या मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस में ले आओ। उसके लिए आपको नेशनल लॉ, हमारे जो कानून है इन हाँ, पैरामिलिट्री चेंज फोर्सेस, उसको चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज चेंज इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर आप किसी फॉरेन, अल्टीमेटली है तो वो नेपाल का, उसकी हुँ, नेशनलिटी नेपाल है, पासपोर्ट नेपाल का है, याद रखना चाहिए जो हमारे, लेकिन काम इंडियन आर्मी में कर रहा है। इंडियन आर्मी छोड़ करके द मोमेंट यू पुट हिम इन इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज, और वहां पर कोई जान देने जान लेने की बात आ जाती है, तो आप क्या पुलिस ड्यूटीज या पुलिस एक्शन, यू हैव टू मेक ए डिस्टिंक्शन। मिलिट्री एक्शन इज डिफरेंट एंड पुलिस एक्शन इज डिफरेंट इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, इंटरनल सिक्योरिटी। वहां पर एक फॉरेन नेशनल की क्या स्टैंडिंग है? सो आई थिंक सम ट्वीकिंग ऑफ द लॉ इज रिक्वायर्ड अगर हम देख रहे हैं नेपालीज गुरखा सोल्जर्स टू बी टेकन इनटू द पैरामिलिट्री फोर्सेस। दैट इज वन। हाँ, अदर आई कैन थिंक ऑफ इज, अगर आपने लेट्स से 50-60% आर्मी में रिटेन कर लिया और 40% आप बाहर कर रहे हो, व्हाई सेंड देम बैक? दे आर ट्रेन्ड, यू आर नॉट रिटेनिंग देम। हमारे पास या और ऑप्शंस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस। बहुत ऑप्शन है। आईटीबीपी इज वन ऑप्शन, अगेन यू आर विद द चाइनीज बॉर्डर और तिब्बत बॉर्डर, आप उसमें हो, वो है। असम राइफल जैसी हैं, या कोई आप स्काउट्स टाइप खोल सकते हो, जैसे हमारी डोगरा स्काउट्स हैं या गढ़वाल स्काउट्स हैं। हैव ए स्पेसिफिक से सिक्किम स्काउट्स फॉर देम और नेपाल स्काउट्स फॉर देम। आपको आई एम श्योर कोई ना कोई रोल उसका ऑन द नदर्न बॉर्डर आपको उसके लिए भी मिल जाएगा। वी हैव द थिंग्स कॉल्ड लद्दाख स्काउट आल्सो। उनकी भी यूटिलिटी, जी, जब वो बने थे रोल कुछ और था, लेकिन आज की तारीख में रोल कुछ और हो गया। ठीक है, सो देर आर वेरियस ऑप्शन। आई एम श्योर द गवर्नमेंट इसके ऊपर मल कर रही होगी, बट माई ओनली थिंग इज दैट 25% इज बिट टू लेस फॉर इंडियन आर्मी ऑल्सो। एंड इसको अगर आप एक लेवरेज की तरह यूज करें विद नेपाल, न्यू नेपाल गवर्नमेंट, जब आप बैठे हैं उनके साथ, तो आपको एक गिव एंड टेक में कहीं ना कहीं इस जैकेट एज को हटाना पड़ेगा, और 25 की जगह आप पूरी इंडियन आर्मी इंक्लूडिंग गोरखा सोल्जर्स को आप 50-60 पे ले आए, और बाकी रिमेनिंग इन द पैरामिलिट्री फोर्सेस। इस तरीके का कोई मॉडल बन सकता है। मिल सकता है। तो बहुत बढ़िया मेरे ख्याल से आई थिंक अगर ये 50% के आसपास भी आ जाता है तो नेपाल को मेरे ख्याल से अग्री करना चाहिए। या और जो इवेंचुअली जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनी जाएंगे बालेंद्र शाह, तो उनको अब जो मैंने पहले कहा कि ही हैज टू चेंज अ लॉट हिज वे ऑफ वर्किंग, उनका जैसे किस तरह से, क्योंकि अब आप एक मेयर नहीं बदलना रह नहीं गए दे हैं, जो सकते। कि मेयर इज एक सेरेमोनियल काइंड ऑफ पोस्ट होती है। आप
देश के, आप एक किसी शहर के भी नहीं, देश के मुखिया हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको डील करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों से जिसको आपने आज तक सोचा भी नहीं होगा। तो आपको मैन्यूवरिंग करना पड़ेगा, आपको वो जो एंटी इंडिया की इंडिया हिंदी मूवी नहीं चलेंगी वहाँ पे Yes. वगैरह-वगैरह, उससे भी आपको वापस एक पीछे जाके उसका एक बिगर पिक्चर लेनी पड़ेगी Yeah, he has to be और a एक visionary now. This is एक अपॉर्चुनिटी मिली है एक यंग आदमी को, जी। तो उनको 20-30 साल का आगे सोच के चलना चाहिए। तो एक कन्फ्रंटेशन वाला जो एक हाँ, होता है मोड, वो आपको उससे निकल के एक डिप्लोमैटिक पॉलिटिशियन सब कुछ आपको बनना पड़ेगा रादर देन एक मेयर रह जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है उनके लिए भी। आई थिंक काफी लोग हमारे जो है नेपाल से भी देखते हैं इस शो को, तो उनको इसके बारे में पता लगेगा कि भाई भारत में जो है आपकी छवि बहुत अच्छी है। आपको ये नहीं सोचना है कि भारत आपको परेशान कर रहा है, आप चीन की तरफ भाग जाएँगे। अगर आप चीन की तरफ देखेंगे तो चीन ने आपको जितना लूटा है किसी भी और देश ने नहीं लूटा है। वो वहाँ पे एक एयरपोर्ट उन्होंने बनाया है जस्ट नेक्स्ट टू इंडियन बॉर्डर, जो कि खाली पड़ा हुआ है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं लेकिन वहाँ पे मुश्किल से महीने में 1 फ्लाइट भी नहीं आती है। ये बुरा हाल है और 300 मिलियन से ज़्यादा का उस पे एक्सपेंडिचर हुआ है। और इसी तरह से वहाँ पे उन्होंने कुछ हाईवेज़ बनाए थे जो बनाने के विदिन नो टाइम वो अंदर धँस गए और उनकी बुरी हालत है। तो आप सोचिए, आप समझिए, आप अगर उनसे मिलिट्री इक्विपमेंट लेने की सोच रहे हैं तो आप देखिए बांग्लादेश में देखिए, आप पाकिस्तान पाकिस्तान में देखिए, अफ्रीकन कंट्रीज़ में देखिए क्या उनके इक्विपमेंट का हाल हुआ है। म्यांमार आपसे ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ देखिए क्या हाल हुआ है। तो आप समझिए कि चीन के साथ ठीक है, भारत और चीन के बीच में आप पिसना नहीं चाहते हैं, आप एक मिडल पाथ लेके जाना चाहते हैं, लेकिन भारत से आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है कंपेयर टू, अगर बनिस्बत कहें आप चीन के, तो आपको उतना ही करना भी पड़ेगा क्योंकि देयर इज़ नो फ्री लंच। आपको अगर भारत के साथ बना के रखनी है, आगे बढ़ना है, तो उतना ही आपको भी इसमें सहयोग देना पड़ेगा, ना कि एक कन्फ्रंटेशन वाली कंफ्रंटेशन नहीं करना। एटीट्यूड जो कि पिछले कुछ सालों से चल रहा है, चाहे उसके पीछे चीन हो, चाहे जो भी और दूसरी शक्तियाँ रही हों। सो थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर आशीष पोपली, आपने फिर से एक थैंक बार यू। एक जटिल समस्या को, एक जटिल उस बात को, और स्पेशली जो अग्निपथ और अग्निवीर वाली जो बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट आपने मैसेज दिया है स्पेशली फॉर नेपाल और जो भारत के यूथ है जो इंडियन आर्मी और इंडियन आर्म फोर्सेस को जॉइन करना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच, नमस्कार, सत थैंक श्री यू। अकाल।